चलो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में, ठीक है ना, हमारे शरीर को, ठीक है, पूरे सिस्टम में 8-10 सिस्टम में बांटा गया है। ठीक है, ताकि हम लोग को क्या हो, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो भी है, या शरीर का जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, उसके सिस्टम के बारे में हमको समझने में मदद करे। मतलब इंटरनली क्या क्या चीज हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सा ऑर्गेन इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गेन या कौन सा सिस्टम का क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है। ठीक है, हम लोग वही सब क्या कर रहे हैं, आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना, वो क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सुना है ना कि मेरे शरीर का मेन ऑर्गन कौन सा, बोलते हैं ना सब लोग, ब्रेन है। तो ब्रेन, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक है, किस समय पे कौन कार्य होगा, दौड़ना है, बैठना है, सोना है, क्या करना है, सब क्या होता है, ये माइंड कंट्रोल करता है। ठीक है ना, ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहाँ से मैसेज, जैसे बॉडी पार्ट से कोई तुमको चींटी काटा, काटा ना जी, तो क्या हुआ कि मानो कि कोई चींटी काटा, तो यहाँ से हमको तुरंत मैसेज आता है, ये चींटी काट रहा है, दर्द कर रहा है, हाथ हटाओ, जाता है। तो ये क्या करता है, मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है ब्रेन को। अब ब्रेन फिर ऑर्डर देता है कि वहां से हाथ हटाओ। ठीक है, पेन रिसेप्टर सब क्या होता है, ऑन होता है। तो ये सब कौन मेंटेन करता है, सब नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम समझ जाओ कि हमारा शरीर का क्या है, गार्जियन है। किस तरह हम लोग का घर है, तो कंट्रोल कौन करते हैं, मम्मी पापा। ठीक है, तो वैसे ही सेम हम लोग का जो शरीर है, इसका मेन जो गार्जियन है, ठीक है, मेन जो कंट्रोल ऑर्गन है, ठीक है, वो कौन सा है, नर्वस सिस्टम। यही क्या करता है, टोटल कंट्रोल शरीर को करता है, किस समय कौन सा कार्य करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, सब कौन सा मैसेज देता है, सिग्नल देता है, बोलो, नर्वस सिस्टम। तो क्या लिखा हुआ है, देख लो एक बार, लिख रहा है कि इट रिसीव्स ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, हमारे शरीर में जितना भी कार्य हो रहा है, ठीक है, सबका इंफॉर्मेशन क्या करता है, लेकर आता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना, मतलब शरीर में, जैसे मानो कि पानी है, हम पानी में पैर डाले कि नहीं डाले, ठीक है, वो मैसेज किया, या सांप काट लिया, या कुछ भी पैर पे चढ़ गया, ईंटा गिर गया, जो भी मैसेजेस है, ठीक है ना, वो क्या करता है, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन, नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड सेंड्स इट्स एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। ठीक है, क्या करता है, फिर ब्रेन के पास पहुंचता है, और ब्रेन या नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको फिर एक रेस्पॉन्स भेजता है। ठीक है ना, जैसे मानो कि चींटी मेरे पैर पर चढ़ा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, सेंसरी ऑर्गन है, स्किन सेंस किया कि कोई ना कोई चीज हमारे क्या है, शरीर पे चढ़ा है, पैर पे। वो क्या किया, मैसेज किया ब्रेन को, ब्रेन क्या देखा, ठीक है ना, मतलब क्या किया, उसको महसूस हुआ, तो उसको क्या करेगा, हाथ को सिग्नल देगा या पैर को कि जल्दी से उसको फेंको। ठीक है ना, तो वो क्या किया, एक तो मैसेज लेकर आया, और दूसरा क्या किया, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। ठीक है ना, बोला कि उसको जल्दी से शरीर से हटाओ, नहीं तो क्या करेगा, वो काट लेगा। तो ये क्या हुआ, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स हुआ। कुत्ता तुमको क्या किया, भौंकना स्टार्ट किया, तो तुम क्या करोगे, दौड़ना स्टार्ट करोगे, करोगे ना, मैसेज कौन दिया, ब्रेन, भागो, नहीं तो क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देगा। ठीक है ना, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, जितने भी हमारे शरीर में बॉडी पार्ट से सबको मैसेज भेजेगा। जैसे ही चींटी चढ़ेगा, आंख को बोलेगा कि देखो क्या है, पहले वो देख लिया क्या है, बोलो, चींटी है, फिर पैर को देगा या हाथ को मैसेज कि उसको हटाओ जल्दी से, हाथ से मार के। ठीक है, तो ये क्या किया, एप्रोप्रिएट मैसेज दिया। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन दिया, रेस्पॉन्स किया कि उसको हटाओ। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि जितना भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, बॉडी पार्ट से लेकर ब्रेन तक रिसीव करता है, और ब्रेन से क्या करता है, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स पूरे शरीर को भेजता है। ठीक है ना, तो ये मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल करता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है। ठीक है ना, जो चीज हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, उसको क्या करेगा, तुरंत वहां से सोचेगा वो हटाएं। ठीक है ना, उसको कैसे भी शरीर के पास से हटाएं। ठीक है, तो ये सब कौन कार्य करता है, नर्वस सिस्टम। जितना हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन होता है, ठीक है,
जितना भी सिस्टम एक्सक्रीशन होता है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, सभी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये समझो कि हमारा शरीर का क्या है? मेन गार्जियन है। समझ में आया? तो ये हो गया क्या चीज? मास्टर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा है क्या चीज? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है दूसरा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब क्या बताया था? रेस्पिरेशन बताया था ना। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना। तो ये बताए थे कि रेस्पिरेशन इसको भी बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में ऑक्सीजन को सेल तक ले जाना और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? लेकर आना लंग्स का, लंग्स क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। ये सभी कार्य मिलकर, ठीक है ना, क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब हम सांस लिया ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा, ठीक है, उसके बाद क्या किया? और सांस फिर छोड़ दिए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है बताओ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और कार्य है कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना है। ऊर्जा मतलब क्या हुआ? एनर्जी। ये हीट होता है, हाँ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को बनाना, एटीपी बनाता है। ठीक है, यही ऑक्सीजन जाता है सेल टू सेल। ठीक है, और सेल पर क्या जाके वहां पर ऑक्सीडेट बहुत सारा प्रोसेसेस करता है। ठीक है ना, और क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन का क्या होगा? ये सब संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? उसमें भी मदद करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखे हैं वो ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करने में मदद करता है। मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा है बताओ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, कौन कौन सा? ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। किसके द्वारा छोड़ता है भाई? लंग्स। ठीक है, लंग्स के द्वारा ही ना छोड़ता है, तो उसी को क्या बोल देंगे बताओ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वैसा ऑर्गन सब आ जाएगा जो किससे कंसर्न होता है? रेस्पिरेशन से। मतलब सांस लेते हैं तो क्या होता है? नाक में जाता है, नाक से ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से ब्रोंकियल्स रहता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है? लंग्स में एल्वियोलाई रहता है, वहां से फिर पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है एल्वियोलाई के पास। ठीक है, ब्रोंकियल्स, ट्रैकिया, फिर होते हुए बाहर नोज के द्वारा बाहर चला जाता है। तो ये जो रास्ता है, ये जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में, तो इसी के पूरा ऑर्गन के बारे में डिटेल्स। ठीक है ना, कैसे हम सांस लिए तो अंदर गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर कैसे आया। ठीक है ना, तो जिस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे उसी को क्या बोलते हैं बताओ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रहेगा? बोलो। तो सिर्फ सिस्टम में ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, उसका पाथवे पढ़ना है। जैसे नर्वस सिस्टम पढ़े ना जी, तो कैसे पैर से मेरा मैसेज गया ब्रेन के पास, अब ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स किया। ठीक है, ये सब पढ़ना है। कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? नर्व्स इन्वॉल्व होगा और भी बहुत सारा चीज इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, कैसे रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, ये सब हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे छोड़ दे रहा है, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, क्यों लेते हैं, ठीक है, कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, सब इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब क्या है? तीसरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही पता चल कर रहा है सर्कुलेशन करेगा। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? एक जगह से किसी दूसरे जगह तक कोई भी वस्तु को ले जाना, पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इट इज कंसर्न्ड विथ ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, एंड फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि शरीर में क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत सारा वस्तु को ले जाना पड़ता है, सब्सटेंसेस को, फूड को, मिनरल्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो ले जाने में मदद करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। समझ में आ रहा है? वो किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? बोलो। सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके अंतर्गत? सर्कुलेटरी
सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को क्या बताए थे कि ये सिस्टम मेनली 2 ऑर्गन से मिलकर बनता है। ऐसे तो बहुत सारा ऑर्गन इन्वॉल्व है, लेकिन मेनली हम लोग बोलते हैं 2 ऑर्गन से क्या होता है, मिलकर बना हुआ रहता है। एक तो मेन ऑर्गन है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल्स। बताए थे कि हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप कर देना, ठीक है ना। ब्लड को पंप क्यों करता है, क्योंकि मानो कि शरीर को ऊपर भी पहुंचाना, नीचे भी पहुंचाना है, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग को पानी निकालना रहता है तो हम लोग पंपिंग सेट का यूज करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, ताकि नीचे से पानी को निकाल कर ऊपर अपना टंकी में भर सके, ठीक है ना। तो क्या करता है, पंप करता है जी, करता है ना। वैसे ही सेम हमारा हार्ट भी क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है ना। मतलब प्रेशर उसको देता है, जो फोर्स चाहिए, क्योंकि पूरा शरीर में जाना है, आना है, ठीक है ना। तो एक बार पंप करके छोड़ देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाएगा ब्लड। तो उसका क्या काम है कि ब्लड उसके पास आया, पंप कर रहा है, ब्लड आया, पंप कर रहा है, ब्लड आया, पंप कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, ब्लड हमारे शरीर में तुरंत सेल के पास जाता है, सेल से कचरा लेकर आता है, फिर उसको पंप करता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है, कचरा लेकर आता है, न्यूट्रिएंट्स ले जा रहा है, बहुत और भी बहुत सामान ले जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कुलेशन करेगा, किसका, ब्लड का, ठीक है। ब्लड क्यों, उसका सर्कुलेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड क्या होता है कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सब लेकर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक जाता है, वहां से फिर सेल तक, उस सेल से फिर लेकर उस ऑर्गन तक आता है, ठीक है। तो हर एक हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, सबको खाना चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारा सेल को क्या चाहिए, हार्मोन सब चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। तो ये सब कौन पहुंचाएगा, ब्लड। तो ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है ना। इस चीज को जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या है, इट इज कंसर्न्ड विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स है ही है फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स क्या करता है, ब्लड को चारों ओर सर्कुलेट करता है, एक रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। जिस तरह बताए थे कि जो पंपिंग सेट से पानी निकलता है तो क्या होता है, पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। वैसे ही जब हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है तो क्या करता है बताओ, ब्लड उस पाइप के द्वारा, वो वेसल्स के द्वारा, ठीक है ना, उस रास्ता के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है और फिर उधर से आता है, ठीक है। अगर मानो कि चैनल नहीं बनाया जाता तो सब जाके नीचे बैठ जाता, नहीं बैठ जाता, फिर नीचे से ऊपर आता, नहीं आता। तो इसलिए क्या किया गया है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि पूरे शरीर में, ब्रेन को भी चाहिए, चाहिए ना जी, और पैर को भी चाहिए, हाथ को भी चाहिए। तो टोटल बॉडी पार्ट्स, टोटल बॉडी ऑर्गन के पास हमको क्या होना चाहिए, ब्लड पहुंचना चाहिए। ब्लड पहुंच रहा है तो समझो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है ना, ऑक्सीजन, सब कुछ पहुंच रहा है, ठीक है। चलो, तो वहीं लिखा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। ब्लड को क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सभी सिस्टम के पास, ठीक है ना, क्या होता है, ब्लड जाता है, उसके ऑर्गन के पास ब्लड जाता है और इधर से सब खाना ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, हार्मोन्स, बहुत सारा चीज ले जाता है, और उधर से जो भी उसका सेल का कचरा होता है वो क्या होता है, लेकर आता है। और तो सर्कुलेशन तो ब्लड का होता है, और सर्कुलेशन कराने में मेन काम किसका है, हार्ट का। हार्ट जब तक ब्लड को पंप नहीं करेगा तब तक क्या होगा, दूर फिर आएगा, जाएगा, नहीं जाएगा, फिर स्लो होते चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, लिख रहा है कि ब्लड वेसल्स कंटेन ब्लड। जो ब्लड वेसल्स रहता है, क्या रहता है उसमें, बोलो, ब्लड रहता है, विच कैरीज न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज। वो क्या कैरी करता है बताओ, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज। न्यूट्रिशनल मतलब भोजन, ठीक है ना, जितना भी विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी हमको इसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है ना, सब क्या करता है, कैरी करता है। और क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। क्या करता है, ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास ले जाता है, एंड ड्रेन्स वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या करता है,
कि बताए थे कि जितना भी सेल है सब में कोई ना कोई कार्य चल रहा है, ठीक है। बताया था ना कि घर में जब खाना बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कचरा कुछ ना कुछ निकलेगा ही। वैसा ही हमारा सेल में भी क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, उसको खाना दिया जा रहा है और भी बहुत सारा मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कचरा बनाएगा ही। और उस कचरा को कौन लेकर उधर से आता है, ब्लड। कौन लेकर आता है, ब्लड। याद रहेगा, कचरा में क्या होगा, यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारा ये सब होता है, ठीक है। धीरे धीरे आएगा तुम लोगों को समझ में, ठीक है। तो याद रखना है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है। हमारे ब्लड का क्या काम है, न्यूट्रिशन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले जाता है, और उस सेल से कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, ड्रेन करता है, वहां से निकाल कर फिर ले जाकर जिसका जो काम, ठीक है। जैसे यूरिया उरिया क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास ले जाएगा, किडनी के पास, किडनी क्या करेगा, टॉयलेट के द्वारा निकाल देगा। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, लंग्स को, लंग्स क्या करेगा, उसको फेंक देगा बाहर, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गन के पास ही ले जाकर पहुंचा देगा। यानी हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, ब्लड वेसल्स प्लस हार्ट के, ठीक है ना, ये दोनों के बारे में क्या करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जितना भी बता रहे हैं, ठीक है ना, एक एक का कौन कौन सा ऑर्गन है और उसका कार्य क्या क्या है, पूरा डिटेल्स में आना चाहिए, ठीक है ना। इसका सबका एक अलग अलग चैप्टर ही है, समझ में आ रहा है, चैप्टर में कितना सारा चैप्टर रहता है इसमें, ठीक है, सब चैप्टर तो याद रखना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ डिफिनीशन बता रहे हैं, ठीक है, इसका फंक्शन बता रहे हैं, इसका ऑर्गन बता रहा है, इसका पूरा डिटेल्स पढ़ना है, ठीक है, कि ब्लड कैसे ले जाता है, कैसे उधर से लेकर आता है, कौन कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, और भी बहुत सारा चीज है जो क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे, पूरा ऑर्गन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझो कि इसमें पढ़ने में कम से कम नहीं हो तो 10-10 दिन, 15-15 दिन लगेगा एक सिस्टम को पढ़ने में, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर सब है, ये सब समझा, अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो अभी क्या है, मोटा मोटी बता दे रहे हैं ताकि जब भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो तुमको एक ओवरव्यू आना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड कैसे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, टिश्यू तक ले जाता है, सेल तक ले जाता है, और इधर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, और जहां जहां वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, बॉडी में जहां जहां से इलिमिनेट हो सकता है, मतलब निकलना है, वहां पे ले जाकर उसको पहुंचा देगा। समझ में आया, तो इसको एक बार देख लो, जो छूटा हुआ अपना लिख लो, ठीक है। उसके बाद और भी सिस्टम सब पढ़ते हैं। देखो अब 3 तक पढ़ लिए थे सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम क्या पढ़ा रहे हैं बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बताए थे कि जितना भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। तो भोजन क्या होता है, माउथ में जाता है, माउथ से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन सब है, ठीक है, ये जो पाथवे है जिससे हम लोग क्या किए, खाना लिए, ठीक है, माउथ में, और क्या हुआ, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिए एनस के द्वारा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ, खाना को हम लोग लेते हैं, तो जो खाना को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, इंजेशन। क्या बोला जाता है, इंजेशन, ठीक है। तो देखो जब हम खाना खाते हैं उसी को क्या बोलते हैं बताओ, इंजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, खाना का डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद याद रखना है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद याद रखना है कि क्या होता है, एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन, ठीक है। और एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, एनस के द्वारा हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग खाना हाँ लेते हैं मुंह में, ठीक है ना, खाते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं बताओ, इंजेक्शन। तो याद रखना कि जो खाना हम लोग माउथ तक लाते हैं, ठीक है ना, माउथ में रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। उसके बाद इसका क्या होता है, स्टोमक में जाकर डाइजेशन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और इसका क्या होता है फिर एसिमिलेशन होता है, ठीक है ना, मतलब कौन कौन सा न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करके सब कौन एब्जॉर्ब करे, कहाँ कहाँ भेजना है, ठीक है, उसका क्या क्या कार्यरत होगा, और उसका लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पाथवे, ठीक है। जब हम लोग खाना खाएं तो क्या हुआ, इंजेक्शन, स्टोमक में खाना पचा तो डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन एक्सक्रीशन। समझ में आया। तो ये हो गया क्या चीज बताओ, प्रोसेस, ठीक है ना, कि कौन कौन सा पाथवे, ठीक है। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बताएं कि खाना लिए, खाना पचा, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और एक्सक्रीशन हुआ, ठीक है। तो जब हम शरीर को माउथ में रखें, ठीक है, और उसके बाद खाना का क्या क्या हुआ, ठीक है, जब हम लोग क्या किए, भोजन को माउथ में रखे और उसके बाद भोजन को हम लोग शरीर, ठीक है ना, स्टोमक क्या क्या किया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कि माउथ से गया, माउथ में क्या हुआ, स्टोमक में गया, स्टोमक में खाना को पचाया गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब उसके खाना के साथ कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एक्सक्रीट हो रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग खाना क्यों खाते हैं, खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिले, एनर्जी मिले, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट्स मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले। जब बताए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स का हवा से थोड़ी ना आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, खाना पचता है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। हमारा स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन सब उसको निकालता है, एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन करता है, समझ में आया। उसके बाद वो ब्लड को दे देता है और ब्लड क्या करता है, चारों ओर लेते जाता है, समझ में आया। मेन न्यूट्रिएंट्स का कौन कौन बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बोलेगा कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या और भी क्या क्या काम है, तो देखो जैसे हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते हैं तो वो क्या होता है ना कि स्टार्च के फॉर्म में रहता है, अदर फॉर्म में होता है, जो हमारे शरीर को आवश्यकता उसका माने है, लेकिन उस रूप में हम डायरेक्ट एनर्जी उससे नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है ना कि जो भी खाना है बड़ा बड़ा है ना, तो उसको क्या करता है, माउथ उसको और छोटा करता, करते करते इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स बना दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो इस लिख लिया सब लोग, बोलो इसको रब कर दें, लिख लो, ठीक है ना, नहीं है तो अपना बाद में स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखो और क्या है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो हम क्या बताएं कि खाना तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो शुरू में क्या होता है, खाना कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, प्रोटीन के फॉर्म में रहता है, और क्या रहता है, फैट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जो खाना हम लोग खाते हैं, रोटी, चावल, बटर, घी, ठीक है ना, दाल, और भी बहुत सारा सब्जी, सलाद वगैरह सब खाते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, किस फॉर्म में रहता है, एनर्जी कौन सा न्यूट्रिशन के फॉर्म में रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, समझ में आ रहा है। तो हमारा शरीर क्या करता है ना, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को वो यूज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हमारे सेल के पास इतना क्षमता नहीं है कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर सके, फैट को यूटिलाइज कर सके, प्रोटीन को यूटिलाइज कर सके। उसको क्या करना पड़ता है बताओ, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। और उसका वो जो छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसी को क्या करता है, शरीर यूज कर पाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट के किस फॉर्म में तोड़ देता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में।
और ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारा सेल एज अ एनर्जी का सोर्स यूटिलाइज कर सकता है। तो मानो कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बनेगा, बोलो नहीं बनेगा। और जब तक ये ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक वो मेरे काम का नहीं है, तुम खाओ या नहीं खाओ कोई फायदा नहीं है। तो समझो कि जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक हमारा सेल यूटिलाइज नहीं करेगा। हम खा क्यों रहे हैं, सेल को एनर्जी देने के लिए ना, पता चला कार्बोहाइड्रेट जा रहा है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, समझ में आया। तो सेल को एनर्जी देना है तो तुमको इसको किस फॉर्म में करना है, ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन डायरेक्ट ग्लूकोज तो फॉर्म में मिलता नहीं है, ठीक है। रोटी खाता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, चावल खाएगा तो वो अलग फॉर्म में रहता है, ठीक है। दाल खाएगा प्रोटीन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा सेल उस सबको पचा नहीं सकता है, या पचा बोलते हैं यूटिलाइज नहीं कर सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, एमिनो एसिड्स में। किस में तोड़ देता है, बोलो एमिनो एसिड्स में। और फैट को क्या करता है बताओ, फैटी एसिड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। और ये जो फैटी एसिड है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा सेल ले सकता है, एमिनो एसिड सेल यूटिलाइज कर सकता है। ये ग्लूकोज क्या है, हमारा सेल यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे एनर्जी या जो भी कार्य है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी बिल्डिंग ब्लॉक करता है, ठीक है ना। मतलब जिस तरह हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा शरीर को जो बनाता है उसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। एवरी मसल्स स्केलेटन, जितना भी शरीर का बॉडी पार्ट्स है, ठीक है ना, मसल्स को बिल्डअप करता है, ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ बढ़ाता है, कौन, प्रोटीन। देखता होगा जिम वम रहता होगा तो एडिशनल प्रोटीन लेता है ना, चिकन मीट अंडा के साथ साथ और भी बोला जाता है, उसके बाद शेक भी आता है सब, ठीक है। तो वो सब क्यों देता है, क्योंकि सप्लीमेंट देता है, इसलिए देता है क्योंकि क्या है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन का जरूरत है। ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन लेगा तो क्या होगा बताओ, हाँ मोटा नहीं हो जाएगा, शरीर बिल्डअप करेगा, मसल्स का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो जिम कोई जाता है तो क्यों जाता है, मसल्स को ग्रोथ कराने के लिए, तो इसलिए एडिशनल या सप्लीमेंट उसको क्या दिया जाता है, प्रोटीन रिकमेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि प्रोटीन शरीर के लिए मतलब एक अमाउंट तक क्या है, ठीक ठाक है। ज्यादा प्रोटीन में अगर ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है, या जो भी मार्केट प्रोडक्ट है तुम यूज करने लगोगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, खास करके किडनी वगैरह पे, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा सप्लीमेंट भी नहीं है, हल्का फुल्का जो भी खाना है तुमको रॉ वाला खाओ, ठीक है ना, जो प्रोटीन प्लांट्स वाला आता है वो खाओ, मूंग खाओ, दाल खाओ, ठीक है ना, दाल पी लो, दूध पियो, ठीक है ना। और भी जिसमें भी प्रोटीन रहता है जो भी फूड में, वो सब तुम इंटेक करो, जितना कर लो। सप्लीमेंट खाना है तो बहुत मिनिमम खाना, नहीं तो नहीं खाना, ठीक है। मतलब वो सब डोज देता है, ठीक है ना, जो भी जिम वाला है, लेकिन वो आगे चल के कहीं ना कहीं अगर ज्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति ले रहा है, कोई बच्चा ले रहा है, ठीक है ना, या जो भी एडल्ट ले रहा है जिम वाला, तो उसको आगे चल के बहुत सारा किडनी का खास करके समस्या आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, ठीक है। इसको हमारा शरीर डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता है, इसलिए इसको क्या करता है, इसको तोड़ना पड़ता है इसके छोटे छोटे यूनिट्स में, ताकि क्या कर सके बताओ, बोलो, हमारा सेल इसको यूटिलाइज कर सके एज सोर्स ऑफ एनर्जी या जो भी न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। तो क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड में। और ये क्या करता है बताओ, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, ब्लड को, ब्लड ले जाके सब सेल या टिश्यू को पहुंचा देगा, और सेल टिश्यू इसको ले लेगा और इससे एनर्जी प्राप्त कर लेगा, जितना काम रहेगा ले लेगा, उसके बाद अपना ब्लड में ही छोड़ दिया। समझ में आया। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता तो ये होता, बोलो। तो ये याद रखना है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, देखो। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोल रहा है कि एक बार देख लो इधर, ये सब तो समझाने वाला चीज था। अब क्या बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव लिख लिया है तो इसको मिटा दे, ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब देखो, अब समझ में आया डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य। देखो अब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, क्या क्या लिखे हैं देखो। द ऑर्गन कंसर्न्ड विथ इंटेक ऑफ फूड,
इनटेक ऑफ फूड को क्या बोला जाता है? गाधा अभी बताया ना रे, तुम लोग ऐसा ही भूलते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, क्या बोला जाता है? बोले ना इंजेक्शन, खाना जो खाते हैं मुंह में उसको इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन है किससे कंसर्न्ड है? इनटेक ऑफ फूड, भोजन से, इट्स डाइजेशन। तब इंजेक्शन के बाद क्या लिखे थे बताओ? डाइजेशन। अब ये भूल गया 2 मिनट का चीज। उसके बाद क्या होता है? एक्सक्रीशन, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सक्रीशन लिख दिया था, लेकिन तुमको क्या बताया है? एब्जॉर्प्शन बताया है, उसके बाद एसिमिलेशन बताया है, एसिमिलेशन के बाद क्या बताया है? एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये याद रखना कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसके बाद इसोफेगस के द्वारा स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बाद में एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है ना। जिस सिस्टम के अंतर्गत ये सब प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग खाना के लेने मतलब मुंह में लेने के बाद और फिर उसको निकालने तक, ठीक है ना, एक्सक्रीट आउट करने तक, जो भी सिस्टम, जो भी ऑर्गन में वो खाना जा रहा है, ठीक है ना, और जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। याद रहेगा? बोलो। चलो इसको रब कर दे, तो भूलना नहीं है इतना जल्दी जल्दी। अब क्या बोल रहा है कि जब खाना हम लोग खा लिए, ठीक है ना, तो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है ना जी। तो वही बोल रहा है कि देखो इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन हो गया, ये सब किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। क्या बोल रहा है कि दे ऑल्सो प्रोवाइड इसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ द फूड वी ईट टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। बोल रहा है कि ये जो खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस खाना में से जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या है इसेंशियल प्रोडक्ट? ग्लूकोज, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स, फैट का फैटी एसिड्स, तो ये सब क्या है? सेल्स के लिए क्या है? जरूरतमंद चीज है ना। तो वो क्या करता है? उसमें से कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, एंड फैट से फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो वही लिख रहा है कि जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स है, इससे खाना से, तो खाना में ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, तो इसेंशियल है मेरे लिए इसेंशियल है, सेल के लिए नहीं है। तो सेल क्या करेगा? जब तक उसको तोड़ा नहीं जाएगा सेल तो लेगा नहीं। तो वही बोल रहा है कि इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ द फूड जो भी है उससे क्या करता है? उसका जो न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, उसको स्मॉल सब यूनिट में तोड़ता है ताकि हमारा सेल क्या कर सके? उसको ऑप्टेक कर सके, यूटिलाइज कर सके। समझ में आया? बोलो। आगे वाला जो सिस्टम है, ठीक है ना, उसको जो 5वां नंबर पे उसको क्या बोला जा रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सक्रीशन करेगा। क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, ठीक है ना। कोई भी चीज को हम लोग बाहर क्या करते हैं? पास आउट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर के लिए इसेंशियल नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? उस कचरा को बाहर फेंक देते हैं ना। तो वैसा ही हमारा सेल, वैसा ही हमारा बॉडी, अगर जो प्रोडक्ट हमारे लिए टॉक्सिक है, ठीक है ना, जहरीला है, जो आगे चल के हमको बड़ बीमारी कर सकता है, बहुत सारा हमारा फंक्शन में वो क्या कर सकता है? जाके अवरोध करेगा, ठीक है ना, रुकावट पैदा कर सकता है, ठीक है, उसको होने से रोक सकता है। तो क्या करेगा शरीर कि चलो कचरा है, इसको शरीर से बाहर किसी भी तरह करके निकाल दो। तो जो कचरा शरीर के द्वारा निकलेगा, जो भी ऑर्गन इसमें क्या है? इन्वॉल्व है। क्या है? इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे देखो स्किन है, स्किन से क्या निकलता है? स्वेट निकलता है ना। तो ये भी क्या है? स्किन भी क्या है? बताओ। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। लंग्स है, ठीक है ना। तो लंग्स से क्या निकलता है? बताओ। CO2 निकलता है ना। तो ये भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंतर्गत आएगा। तो बोलेगा सर आप तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का भी, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम करेगा। तो याद रखना है कि पूछेगा कि लंग्स क्या है, तो दे देगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, माने रेस्पिरेशन में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि देखा ऊपर रेस्पिरेशन मारा चलो, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है लीवर।
लीवर से भी बहुत सारा क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट सब निकलता है, ठीक है। स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं किडनी, क्या चीज, किडनी। किडनी क्या करता है बताओ, यूरिन फॉर्मेशन करता है और यूरिन को हमारे शरीर से निकालता है। जो भी ऑर्गेन, ठीक है ना, हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में बाहर मदद करेगा, ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रख देंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत। याद रहेगा, तो हमारा स्किन से स्वेट वेट निकलता है ना जी, बहुत सारा और भी मिनरल सब, ठीक है, या जो भी टॉक्सिक है वो सब निकलता है, क्लोराइड निकलता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा जब पढ़ाएंगे स्किन तो बताएंगे, ठीक है। लंग्स, CO2, लीवर बहुत सारा केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकालता है, तो लीवर भी क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और किडनी क्या करता है, यूरिन बनाकर टॉयलेट बाहर भेजता है, ठीक है ना। तो इसका एक अंदर ही अलग ही सिस्टम है, ठीक है ना। किडनी क्या है, एक अलग ही सिस्टम अपना कार्य करता है। इसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है बताओ, यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत। किसके, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी के नाम से ही पता चल रहा है यूरिन वाला सिस्टम, ठीक है। क्या आ रहा है बताओ, यूरिन वाला सिस्टम, ठीक है। तो किडनी का एक अलग सिस्टम है जो यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसका समझो कि एक चैप्टर ही है, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग आता है सिस्टम, तो उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि जो भी ऑर्गन, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है ना, काम का चीज नहीं है, तो जो भी ऑर्गन उसको बाहर करेगा, ठीक है ना, तो उस सब ऑर्गन क्या होगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, बोलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत। समझ में आया। तो सबको लगता है कि सिर्फ किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लंग्स भी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। स्किन भी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। लीवर भी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, याद रखना है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम पूछेगा तो सिर्फ किडनी जाएगा, ठीक है ना। यूरिनरी सिस्टम मतलब होता है कि सिर्फ यूरिन कौन बनाता है, तो यूरिन थोड़ी ना तुम्हारा लंग्स बना रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब बताया था ना उस दिन, बोलो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब बताया था उस दिन, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन लीवर, लंग्स, स्किन, ये सब क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रखना, एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या करना, बाहर निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट हो गया, और भी बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, तो ये सब जो बाहर निकालेगा एक्सक्रीशन बोलेंगे। अगर सिर्फ यूरिन बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना, यूरिया को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, किडनी, ठीक है ना। तो किडनी किसके अंतर्गत आ जाता है, यूरिनरी सिस्टम का अंतर्गत। याद रखेगा, बोलो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम सब आएगा, लेकिन यूरिनरी सिस्टम पूछेगा तो सिर्फ किडनी आएगा, ठीक है। किडनी के अलावा इसका जो भी पार्ट होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा पार्ट्स बताएंगे, जो भी ऑर्गन इसको इन्वॉल्व होता है वो सब आएगा। समझ में आया, यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अंतर। तो लड़का क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब सिर्फ क्या जाएगा, किडनी जाएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना, ये सब भी आता है, तो इसलिए पहले ही बता दिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है तुम लोग को। तो क्या लिखा हुआ है, चलो एक बार देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। इट इज कंसर्न्ड विथ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। क्या करता है, रिमूवल। रिमूवल मतलब शरीर से निकालता है, बाहर करता है, किसका, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है फ्रॉम द बॉडी, शरीर से, एंड कीप्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। और याद रखना है कि वाटर बैलेंस में भी सबका बहुत सारा रोल है, ठीक है ना। जैसे मानो कि स्किन से सिर्फ स्वेट ही थोड़ी ना निकलता है, तो स्वेट निकला तो इसमें क्या रहता है, वाटर रहता है कि नहीं, बोलो। यूरिन निकल रहा था, यूरिन में क्या होता है, टॉक्सिक सामान, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ठीक है ना, और भी बहुत सारा हार्मफुल प्रोडक्ट सब रहता है, लेकिन साथ साथ पानी भी तो निकलता है ना। तो ये शरीर में हमारा क्या करता है, पानी को बैलेंस करता है। क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है। देखता हुआ कि जब गर्मी का दिन रहता है, ठीक है ना, तो हमको पसीना बहुत सारा हो जाता है, लेकिन देखेगा कि टॉयलेट क्या होगा, बहुत कम होगा, देखा है ना। क्यों, क्योंकि समर सीजन में हमको शरीर को, सेल को पानी का आवश्यकता है, ठीक है ना, उसको जरूरत है।
तो जब शरीर को पानी का आवश्यकता है तो थोड़ी ना बोलेगा कि जाओ जाओ निकल जाओ, फिर कहाँ से लाएगा पानी। समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि गर्मी में देखेगा कि क्या होता है, यूरिन बहुत कम पास होता है ना जी। कहीं से खेल उल कर आया है तो बहुत कम पास होता है कि नहीं यूरिन। और वहीं लेकिन ठंडा का दिन है, ठंडा में शरीर क्या है, क्योंकि देखो गर्मी में टेम्परेचर भी तो ज़्यादा रहता है ना, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाता है, तो पानी ऐसे ही शरीर से बहुत सारा निकल जा रहा है, ठीक है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, यूरिन कम निकलेगा। वहीं ठंडा का दिन आता है तो ठंडा में पानी का कोई काम है, बताओ। पसीना भी नहीं होता है, पानी का शरीर में उतना आवश्यकता भी नहीं है, मान आवश्यकता पड़ता है लेकिन काम लायक ले लेता है। क्यों? क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद शरीर में इसलिए क्या होता है कि हम लोग को स्वेटिंग होता नहीं है, तो पानी का ज़्यादा काम उतना है नहीं, तो क्या करता है, यूरिनेशन तुरंत होता है। तो तुम ठंडा के दिन में अभी आधा बोतल पानी पियो, एक बोतल, आधा घंटा के बाद फिर टॉयलेट जाएगा, फिर पिएगा, फिर 1 घंटा बाद जाएगा, होता है कि नहीं, बोलो। तो ये क्या है, वाटर बैलेंस है। कौन सा मेंटेन कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग पूरा ये पढ़ेंगे कि वाटर बैलेंस कैसे होता है शरीर में, ठीक है ना। जो सांस लेते हैं तो ठंडा के दिन में ऐसे ऐनक रख देना, तो देखेगा कि वाटर वेपर जम रहा है, ठीक है। तो ये जो लंग्स है ना, लंग्स भी क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। बहुत नेग्लिजिबल करता है लेकिन तब भी क्या करता है, करता है। हम मानो कि दिन भर हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अमाउंट हो जाएगा ना जी, बोलो। तो ये सब है, तो स्मॉल अमाउंट, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, ना के मात्रा में, ठीक है। तो कभी भी देखना ठंडा उंडा के दिन में जाके ऐसे करेगा तो देखना क्या होगा, पूरा भाप बन जाता है। अब जो भी है याद रखना है, ठीक है। चलो, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हुआ है, इट इज कंसर्न्ड विद द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज है उसको तो बाहर करेगा ही, लेकिन साथ साथ में वाटर का जो बैलेंस है, ठीक है ना, शरीर में ज़्यादा रहना चाहिए या कम, तो जब उसको आवश्यकता ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बाहर कम निकालेगा, और जब शरीर को आवश्यकता नहीं होगा तो क्या होगा, सब, ठीक है ना, मतलब उस सब शरीर में बटा हुआ, ठीक है। ये सब किडनी का काम है, ठीक है, कि तुमको कितना पानी लेना है और कितना बाहर फेंकना है। तो जब किडनी पढ़ाएंगे तो वाटर रेगुलेशन सब पढ़ाएंगे, ठीक है, कि कैसे वाटर का बैलेंस किया जाता है, रेगुलेट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का 2 कार्य, एक तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, वाटर को बैलेंस करेगा। समझ में आया। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब लिख लिया है, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं। तो याद रखना कि यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारा अंतर होता है। यूरिनरी सिस्टम मतलब ओनली जो यूरिन से रिलेटेड है, ठीक है ना, मतलब यूरिन बनाया किडनी, उसके बाद पास हुआ यूरेटर के द्वारा, यूरेथ्रा में गया, यूरिनरी ब्लैडर में गया, यूरेथ्रा बोल रहा है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो सिर्फ किस में आ जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सब सिस्टम आएगा, याद रखना। चलो इसको मिटा दे। तो ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सब है, बता देते हैं तुम लोग को। अब क्या क्या पढ़ लिए देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम और बोलो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कोई मिटा दे एक बार, थोड़ा इधर से साफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत कंजस्टेड है। चलो अब क्या है, 6ठा नंबर, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। क्या है, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। हम उसको उस दिन अलग अलग करके लिखाए थे, ठीक है। तो इसको अलग अलग मतलब सिस्टम ही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा बुक में क्या करता है, एक साथ ही दे देता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला जुला का कार्य एक ही है। क्या है, हमको लोकोमोशन और मूवमेंट कराने में मदद करता है। क्या करता है, लोकोमोशन और मूवमेंट कराने में मदद करता है। समझ में आया। तो इसीलिए हम लिख दिए एक साथ, मस्कुलो स्केलेटल
सिस्टम। मतलब इसमें कौन कौन सा सिस्टम आ गया? एक तो कौन आ गया, बोलो ना रे, मस्कुलर सिस्टम। क्या आ गया? मस्कुलर सिस्टम। और एक क्या आ गया बताओ? स्केलेटल सिस्टम। तो ये दोनों से सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारे शरीर में क्या होता है, मूवमेंट या लोकोमोशन होता है। अब एक चीज और तुम लोग को बता देते हैं यहाँ पे कि मूवमेंट, ठीक है ना, और लोकोमोशन में क्या अंतर है। किसी को आता है तो बताओ हमको। नाम सुना है लोकोमोशन और मूवमेंट का? हाँ, लोकोमोशन मतलब पता नहीं क्या अंतर है, कोई बताओ हमको। हाँ देखो, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या होता है ना, कि जैसे मानो कि तुम बैठा हुआ है तो तुम इधर उधर तो चल नहीं सकता है, लेकिन हाथ हिला रहा है, घंटी हिला रहा है, इधर उधर कर रहा है, सब कर रहा है ना, तो ये सब क्या हो गया? मूवमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा प्लेस चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा हाथ हो रहा है, ठीक है ना, सर हिल रहा है, कभी हाथ हिला रहा है, कभी पैर हिला रहा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? मूवमेंट का अंदर। तो जब कोई व्यक्ति एक जगह बैठकर, ठीक है ना, कोई भी हाथ मूवमेंट कराता है, कोई भी बॉडी का पार्ट्स क्या कर रहा है? मूवमेंट करा रहा है, लेकिन एक ही जगह पर रुक कर, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलना रे, मूवमेंट। और लोकोमोशन क्या होता है? जब हम एक जगह से ऐसे करके दूसरे जगह जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेरा प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अभी मानो कि तुम जगनपुरा में है, यहाँ से मानो कि तुमको जाना है स्टेशन, तो तुम क्या किया? यहाँ से चल कर मानो वहां पे गया, तो क्या किया? लोकोमोशन किया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया। लेकिन यहीं पर तुम बैठकर बेंच पर 1 घंटा से क्या हो रहा है? कभी सर पर हाथ रख रहा है, कभी सर हिला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? मूवमेंट। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है ना, दोनों क्या करता है? लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना, दोनों मिलकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसल्स करेगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डी कर लेगा। जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक लोकोमोशन और मूवमेंट नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए इसको एक ही साथ दे दिया है। तो प्राइमरी फंक्शन इन दोनों का क्या है? लोकोमोशन और मूवमेंट कराना शरीर को, ठीक है ना। तो ये सब इसका कार्य है, समझ में आया? चलो, तो इसी का अंतर्गत देखो, तो स्केलेटल सिस्टम एक अलग ही सिस्टम हो जाता है, ठीक है ना। उसमें जितना भी हमारे शरीर का हड्डी है स्केलेटन है, ठीक है ना। कितना स्केलेटन होता है एडल्ट में बताओ? 206, याद रखना। और एडल्ट बेबी में, ठीक है ना, ये किस में हो गया बताओ? एडल्ट में। और 306 के आसपास, 306 नहीं 300 के आसपास किसमें होता है? बेबी में, जब बच्चा होता है। तो बेबी बोन मतलब बेबी में कितना बोन हो गया बताओ? अप्रोक्स 300, एग्जैक्ट 300 नहीं, क्या बोलना है? अप्रोक्स 300। और हम लोग में कितना होता है टोटल? ये एग्जैक्ट है, ठीक है ना। तो बच्चा में 300 होता है, लेकिन अप्रोक्स है, 1-2 कम बेस भी हो सकता है। वो हर एक क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, तो बोन सब क्या होता है? सब फ्यूज होता है एक दूसरे में, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते हो कि 306 है कि 302 है कि 298 है कि क्या है, मतलब अप्रोक्स बोल देते हैं कि उसी के आसपास होगा, 2-4 कम बेस, समझ में आ रहा है। लेकिन स्केलेटल सिस्टम एडल्ट में जब बोला जाए तो निश्चित 100% कि उसका 206 ही रहेगा, अगर नॉर्मल है तब। किसी का हाथ कट गया तो गिनेगा तो उतना नहीं आएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हम जो भी पढ़ाते हैं तो एक नॉर्मल बॉडी के लिए बताते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना, समझ में आया। तो ये स्केलेटल सिस्टम हो गया था। जितना भी शरीर में हड्डी है, 206 हड्डी है ना, हम 206 हड्डी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका नाम और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उसका कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा बताओ? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम तुमको बताए थे कि ये हमारे शरीर को क्या करता है बताओ? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फ्रेमवर्क काम करता है ना, फ्रेम का क्या करता है? वर्क करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? सपोर्ट करता है, शरीर को सबको सपोर्ट करता है। हमारा शरीर को पूरा क्या हुआ? टांग के रखे हुए, ठीक है ना, सपोर्ट किए हुए, ठीक है। तो ये सब इसका फंक्शन हो जाता है। प्लस क्या करता है?
प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट किसको, डेलिकेट, बोलो ना रे, डेलिकेट ऑर्गन को, ठीक है ना। तो बताए थे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सबको क्या करता है, ये सब हड्डी है ना, रिब्स, तो ये सब क्या करता है, बचाता है। कोई ऐसे मारता है तो डायरेक्ट लंग्स पे लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं तो क्या होगा, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, जो भी डेलिकेट ऑर्गन है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्ट, इस ब्रेन है, ब्रेन में अगर मानो कि स्कल नहीं रहेगा तो थोड़ा सा भी चोट लगेगा, क्या होगा, इसका फंक्शन डैमेज होगा। तो क्या होगा, शरीर को पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, स्कल जो होता है सबसे हार्डेस्ट लगभग बोन होता है, ठीक है ना, बहुत मजबूत रहता है, ठीक है। देखता है इतना गिर जाता है, जल्दी फूटता टूटता है, नहीं टूटता है। तो ये हुआ स्केलेटल सिस्टम, समझ में आया। अब क्या है, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और लोकोमोशन में भी मदद करता है, ठीक है ना। ये सब एडिशनल फंक्शन है और लोकोमोशन में दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है। अब क्या है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे शरीर में मसल्स, ठीक है ना, हमारे शरीर में पूरा मसल्स भरा पड़ा है। जितना भी मसल्स है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कितना मसल्स है बताओ, उसी दिन बताए थे। हमारे शरीर में टोटल मसल्स है 639, कितना है, 639, याद रखना है, ठीक है ना। बहुत सारा लड़का का जब वाइवा होता है पूछते हैं कि हड्डी कितना होता है, तो हड्डी सबको याद है 206, बच्चा में कितना होता है वो भी लगभग बता देता है, लेकिन जैसे ही मसल्स पूछते हैं तब मुंह बात देता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, याद रखना है। ये सब जितना है, सब छोटा छोटा चीज तुम्हारे को क्या करेगा, धीरे धीरे बूस्ट करेगा, ठीक है ना। जब वाइवा देने जाएगा तो यही छोटा छोटा चीज पूछा जाता है, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या है, नर्वस सिस्टम का है 600 बताए थे, पागल होगल है, 639 होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अब क्या है, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। हम नहीं बता सकते, कभी भी नहीं बता सकते। वीडियो तो रिकॉर्ड होगा ना, हमको दिखा देना, वीडियो सब रिकॉर्ड हुआ है ना, तो तुम गलत लिख लिया है। चलो क्या है, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो इसका देखो मसल्स कितना है, 639। उसके बाद क्या है कि इसका कार्य क्या क्या है, ठीक है ना। तो कार्य क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। क्या करता है बताओ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या करता है, मसल्स का करवाता है। और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारा मूवमेंट या लोकोमोशन हो पाता है। जैसे हमको हाथ, मानो कि इसको दूर ले जाना है, हम क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दूर लेगा, ठीक है। हमको चलना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैर को पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, फिर चलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, हाथ को क्या करना है, इधर ले जाना। तो क्या होता है, हाथ पहले थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, समझ में आया। तो ये सब कौन करा रहा है, हड्डी तो है ही है, इसके साथ साथ मसल्स का भी काम है। तो मसल्स मेन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाता है, याद रखना है, ठीक है। और टोटल कितना मसल्स होता है, 639। तो ये हो गया मस्कुलर सिस्टम के बारे में, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, कैसे रिलैक्सेशन करता है, ये पढ़ेंगे। मसल्स क्या होता है, उसको कितना भागों में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। मसल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कौन सा लंबा मसल्स है, कौन सा छोटा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, लोकोमोशन में कैसे मदद करता है, सब कुछ के बारे में हम लोग किस सिस्टम में पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत, याद रहेगा। चलो अब क्या है, तो ये तो हो गया मस्कुलर और स्केलेटल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोकोमोशन। और जैसे ही बोल देंगे स्केलेटो या मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, मतलब दोनों सिस्टम ऐड हो गया, तो क्या करेगा, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प कराएगा। याद रखना है, कभी भी एक स्केलेटल मसल मूवमेंट नहीं करा सकता है या लोकोमोशन नहीं करा सकता है, ठीक है। ठीक है, ज्यादा काम है मसल्स का, लेकिन वो भी मदद करता है, यानी दोनों क्या करता है, एक साथ मिलता है, तभी क्या होता है, मूवमेंट या लोकोमोशन होता है, याद रहेगा। तो ये हो गया मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इसको लिख लो, जो जो नहीं लिखा है उसका फिर पढ़ाते हैं। अब क्या है बताओ, इंडोक्राइन सिस्टम। क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम।
नाम से ही पता चल रहा है इंडोक्राइन, बताया था कि इंडोक्राइन मतलब क्या होता है, हार्मोन, हार्मोन्स रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, दो सिस्टम होता है हमारा शरीर में एक्चुअली, एक को बोला जाता है एक्सोक्राइन, क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन, एक को बोला जाता है इंडोक्राइन, क्या बोला जाता है, इंडोक्राइन, ठीक है। तो जब पढ़ाएंगे डिटेल्स में तो पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन सिस्टम में सिर्फ इंडोक्राइन को रखा गया, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या होता है, इसमें डक्ट होता है, क्या होता है, डक्ट। डक्ट मतलब क्या हुआ कि एक रास्ता, पाइप, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि हम बताएं कि डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ डाइजेशन होता है, ठीक है ना, डाइजेशन के साथ साथ बहुत सारा इंजाइम्स निकलता है, बताया था ना उस दिन। तो जो इंजाइम्स निकलता है यही सब डक्ट के द्वारा निकलता है, ठीक है, या जो भी सिक्रीशन हुआ ग्लैंड्स का, तो जब डक्ट के द्वारा सिक्रीशन होगा तो उसी को क्या बोलेंगे बताओ, एक्सोक्राइन, ठीक है। और जब सिक्रीशन विदाउट डक्ट होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन। तो यहाँ पर लिख लेना क्या चीज, विदाउट डक्ट, ठीक है, कि डक्ट के बिना होगा, ठीक है ना, इसमें डक्ट नहीं रहता है। तो देखो इंडोक्राइन सिस्टम में तो नाम ही है इंडोक्राइन, तो मतलब यहां से समझ जाना है क्या है, विदाउट डक्ट, ठीक है। तो हार्मोन का सिक्रीशन होगा लेकिन डक्ट में नहीं होगा, डक्ट के थ्रू नहीं होगा, कैसे होगा, तो डायरेक्ट ब्लड में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो वहीं लिखा है, इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये क्या करता है बताओ, बहुत सारा हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, विच आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन, ठीक है ना। हमारे शरीर में जैसे हम लोग क्या थे, बच्चे में बहुत छोटे थे, अभी इतने बड़े हो गए, तो इसके लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही कर करके बहुत सारा हार्मोन है जो हमारे शरीर को, ठीक है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो ये जो सर्कुलेशन में पढ़ाए थे कि ब्लड क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो कौन ले जाता है, ब्लड। तो ब्लड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स तो होता ही है, ऑक्सीजन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, साथ साथ में हार्मोन भी ले जाता है, समझ में आया। तो वही है, देखो इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि वैसा सिस्टम है, वैसा ऑर्गन इसमें आता है, जो वैसा ग्लैंड्स आता है जो क्या करता है बताओ, हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो बनाएगा और बनाकर उसको भाई भेजना है ना कहीं, तो उसके पास डक्ट तो है नहीं, डक्ट मतलब नली तो है नहीं, ठीक है ना। जैसे ब्लड वेसल्स था ना ब्लड ले जाने के लिए, तो वैसा ही इस सब के लिए भी क्या होता है, डक्ट होता है, समझ में आया। तो इंडोक्राइन पढ़ रहे हैं तो इसके पास डक्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट प्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ हार्मोन बनाया और ग्रोथ हार्मोन को ले जाकर ब्लड में छोड़ देगा, और उसके बाद शरीर के पूरा ब्लड तो पूरा शरीर में घूम रहा है, अब पूरा शरीर में जाएगा और जहां जहां भी आवश्यकता पड़ेगा वो क्या करेगा, वो अपना ले लेगा, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स विच आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या है, हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे रिप्रोडक्शन करना है, तो रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, विदाउट हार्मोन कोई भी डेवलपमेंट होता है, नहीं होता है। हम लोग का लड़का का शरीर बन रहा है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्पर्म बन रहा है, कौन स्पर्म बनता है मेल में, कौन रेस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में क्या होता है, ओवरी बनता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड का मेमोरी, ठीक है ना, ऑर्गन का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है, जिससे मिल्क बनता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत सारा हार्मोन क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। विदाउट हार्मोन हमारे शरीर का डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब नहीं होगा, जो भी कार्य कर रहे हैं नहीं होगा। तो ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। कैसे मदद करता है, तो हार्मोन बनाता है, हार्मोन से बना के किसको दे देता है, ब्लड को, और ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में जहां तहां पहुंचा देता है, और जहां जहां भी आवश्यकता है वो सब क्या करेगा, सेल टिश्यू उसको लेगा और वो अपना काम करेगा, समझ में आया। तो वही है, क्या लिख रहा है कि हार्मोन्स आर सिक्रीशन, ठीक है ना, ये क्या है, सिक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। बताएं कि ग्लैंड दो टाइप्स का होता है, बताएं ना यहाँ पे जी, ग्लैंड्स क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में क्या बनता है बताओ, हार्मोन्स, क्या बनता है, हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या है, एक सिक्रीशन है, किसका, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्टलेस ग्लैंड, विदाउट ग्लैंड को ही क्या हम लोग बोल देंगे बताओ, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है ना। लेस मतलब क्या होता है, एब्सेंट हो गया, समझ में आ रहा है। तो वही लिख रहा है कि हार्मोन्स आर सिक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एंड आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। पोर मतलब डाल दिया जाता है, समझ में आता है।
तो प्रोडक्शन हुआ और वो क्या होता है डायरेक्ट ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है, जाकर वहाँ पे गिर जाता है ब्लड में, और ब्लड क्या करता है पूरा शरीर में पहुंचा देता है, और जो भी सेल या टिश्यू को या जो भी ऑर्गन को उसका जरूरत है वो अपना एब्जॉर्ब करेगा, लेगा, और उससे क्या करेगा अपना जो भी उसका फंक्शन है वो क्या करेगा अपना कार्य करेगा। समझ में आया? तो यही है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जितना भी हार्मोन्स है हमारे शरीर में, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन होता है, ACTH होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा है, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ऐसे थायराइड ग्लैंड होता है, कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है ना, ऐसे कर करके इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, ऐसे करके बहुत सारा हार्मोन्स है, ठीक है ना। कम से कम 30-40 हार्मोन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसका कार्य कहाँ है, कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका रास्ता क्या क्या है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा बताओ? इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो ग्लैंड्स क्या हुआ, दो टाइप का हुआ, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में हो गया क्या चीज, डक्ट आता है, और इंडोक्राइन में क्या होता है विदाउट डक्ट या डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। याद रखना इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। वैसा ही क्या होगा इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत वैसा सिस्टम हो गया जिसमें हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और इसको ले जाकर ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है पूरा बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, फंक्शन करने में मदद करता है, और ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में शरीर का मदद करेगा। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन क्या है, एक ऐसा सिक्रीशन है जो क्या होता है डक्टलेस ग्लैंड से बनता है और डायरेक्ट जाके ब्लड में मिल जाता है, ठीक है, और हमारे शरीर को फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। समझ में आया? बोलो। तो ये हो गया। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं ताकि एक जगह वीडियो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसको याद रखना, तो इसको लिख लो जो जो लिखना है, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। अब चलो, अब क्या है लास्ट जो सिस्टम है, ठीक है ना, क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन है। क्या है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है ना कि जब मानो कि मेल और फीमेल मिलकर, ठीक है ना, कोई बच्चा ऑफ स्प्रिंग बनता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल मानो जब मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद क्या होता है कोई भी बेबी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है ना, एक छोटा सा बच्चा बनता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या चाहिए, किसके अंतर्गत आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं ना जी। तो क्या होता है कि इसमें मेल का भी आवश्यकता पड़ेगा और फीमेल का भी, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन में बोल रहे हैं तो मेल और फीमेल का दोनों का आवश्यकता पड़ेगा। मेल से क्या आता है, स्पर्म, क्या आता है स्पर्म, और फीमेल से क्या होता है ओवा, क्या आता है ओवा। ये दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है जाइगोट, क्या बनता है जाइगोट, ठीक है ना। और जाइगोट से क्या बनता है एम्ब्रियो, क्या बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या होता है बच्चा का, बेबी का फीटस बन जाता है, क्या बनता है फीटस। और यही फीटस क्या होता है आगे चल के बच्चा बन जाता है, मतलब उसको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नाम दिया जाता है। तो मानो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस सिस्टम को बोलेंगे जिसमें मेल क्या करता है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, फीमेल क्या करता है ओवा का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद क्या होता है मैटिंग होता है, मैटिंग के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, और उसके बाद 9 महीना बाद क्या होता है उसका बच्चा का डिलीवरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मेल में मानो कि सिर्फ स्पर्म बनने को ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका नहीं बोल देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हुआ कि स्पर्म बना, टेस्टिस बनाया, मतलब एक ऑर्गन है टेस्टिस, ठीक है ना, वो क्या करता है बनाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा हार्मोन रिलेटेड है तो वो सब के बारे में पढ़ा जाएगा। ऑर्गन भी बहुत सारा रहता है, जैसे टेस्टिस का, टेस्टिस में क्या होता है स्पर्म बनता है, कहाँ बनता है याद रखना, स्पर्म कहाँ बनता है टेस्टिस में, ठीक है। और टेस्टिस से क्या होता है स्पर्म बनता है, और ओवा कहाँ से बनता है ओवरी से, कहाँ से बनता है ओवरी से, ठीक है। तो टेस्टिस कहाँ से बना, हाँ मतलब टेस्टिस क्या बनाया स्पर्म, ठीक है ना, और ओवरी क्या बनाया ओवा। तो ये कैसे प्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा ऑर्गन इसमें आता है, इसके बाद ये आता है तो इसके बाद क्या होता है, जैसे मानो टेस्टिस में बना तो टेस्टिस से यूरेथ्रा के द्वारा फीमेल में डालना है ना जी, उसको क्या करना है
ले जाकर उसके वजाइना में फीमेल में डालना है, तो इसके लिए बहुत सारा ऑर्गन भी काम में आता है, ठीक है ना। कि जैसे टेस्टिस से स्पर्म, ठीक है ना, फीमेल में जाएगा तो वो क्या होता है, सब पाथवे होता है, ठीक है। बहुत सारा ग्लैंड्स, बहुत सारा ऑर्गन, बहुत सारा बॉडी पार्ट्स क्या करता है, इसमें मदद करता है, ठीक है। तो वो सब जितना भी बॉडी पार्ट्स है सब किस में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल में क्या हुआ, मानो कि वेजाइना में चला गया स्पर्म, ओवा उसके फेलोपियन ट्यूब से आता है, ठीक है ना, ओवरी से निकला फेलोपियन ट्यूब में आया, वहां पर क्या होता है, जाइगोट होता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि स्पर्म और ओवा मिलता है, ठीक है ना। तो इस क्या करता है, पहले फर्टिलाइजेशन करता है, क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना ये जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है बताओ, फैलोपियन ट्यूब्स में। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब्स के एक होता है एम्पुलरी रीजन बोलो, ना तो एक इस्थमस रीजन होता है, ठीक है ना। एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे क्या होता है, इसका फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेरा स्पर्म क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के बाद जाएगा, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे जाएगा, और ओवा भी उधर से आएगा, ठीक है, वहीं पर दोनों मिलेगा। तो जिस समय ओवा और स्पर्म दोनों मिलता है, समझ में आया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि जब स्पर्म और ओवा एक साथ मिला, ठीक है ना, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, उसी को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। और जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट बना यानी जो बच्चा बनता है तो उसका सबसे छोटा जो सेल रहता है, ठीक है ना, जो पहला सेल किसमें बनता है, जाइगोट, समझ में आया। जाइगोट से बहुत सारा डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है। फीटस मतलब क्या हुआ कि जब माँ के गर्भ में, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, यूटेरस में, ठीक है ना, माँ के जब पेट में यूटेरस में क्या होता है, बच्चा 9 महीना तक रहता है, तो उस बच्चा को क्या बोला जाता है, फीटस। और जैसे ही डिलीवरी हो गया, समझ में आया, तो उसको इन्फेंट बोल दिया जाता है, समझ में आया, या बेबी के भी बोलता है, ठीक है। तो याद रखना फीटस कब होता है, जब माँ के यूटेरस में है, पेट के अंदर है, ठीक है ना। अब बच्चा का डिलीवरी हुआ था, क्या होता है कि हर एक एज पे अलग अलग नाम दिया जाता है, समझ में आया बच्चा को। उसके बाद क्या होता है, इन्फेंट होता है, चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से, ठीक है ना, एडल्ट बनता है, एडल्ट से ऐसे करके एज बाई एज क्या होता है, उसका नाम देते हैं। तो इसको याद रखना है, बोलो। मतलब क्या हुआ है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोला जाता है, जेनाइटल सिस्टम, ठीक है ना। जेनाइटल सिस्टम क्या हुआ था, वहीं लिखा हुआ है कि इट इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ठीक है ना, बच्चा। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, फीटस का क्या होगा बताओ, डिलीवरी होगा, क्या होगा, डिलीवरी होगा, ठीक है ना। और डिलीवरी होकर क्या बनेगा बताओ, बेबी बाहर आ जाएगा, ठीक है। 9 मंथ्स के बाद क्या हो जाता है बताओ, आफ्टर 9 मंथ्स। और फीटस जो रहेगा आफ्टर 9 मंथ्स डिलीवरी होगा, डिलीवरी होकर क्या बन जाएगा, माने बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पीरियड है, ठीक है, बच्चा बनने तक का, ठीक है, ये जो बच्चा बनने तक का क्या है, पीरियड है। तो इसी को क्या बोलते हैं बताओ, पूरा जो पीरियड आएगा किसके अंतर्गत आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा, याद रहेगा ना। तो वही है कि इट इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बन जा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, मेल से स्पर्म बन रहा है, फीमेल से ओवा बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से फीटस बन रहा है, उसके बाद डिलीवरी के बाद बच्चा। तो जो 9 महीना बच्चा पेट में मम्मी का रहा, माँ का पेट में रहा, उसके बाद मेल और फीमेल का जो इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, मेटिंग हुआ जिससे ये बना, उसके बाद जो उसमें ग्लैंड्स हेल्प किया, जो ऑर्गन मदद किया, तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी 2 पार्ट्स में बांट देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक और एडिशनल हमारा भारत सरकार, बिहार सरकार, जो भी बोलो, ठीक है ना, एक गाइडलाइन दिया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही उतना ही आवश्यकता है कि जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या देखो, रिप्रोडक्शन तो मानो 20 साल बाद ही करता है ना, लेकिन उससे पहले हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हेल्दी कैसे रहे, ठीक है ना,
कौन सा खाना खाएगा, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या करेंगे तो गलत है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन टाइम बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ बहुत सारा क्या होता है, बच्चा अगर किसी को नहीं चाहिए तो बहुत सारा टैबलेट सब आता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, तो उसके द्वारा क्या क्या तुम खा सकता है, कौन कौन सा टैबलेट, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी पूरा डिटेल्स पढ़ा जाएगा कि बच्चा अगर किसी बच्चा आदमी को नहीं करना है तो वो कैसे रोक सकता है, ठीक है, कौन कौन सा कंट्रासेप्टिव मेजर से, कितना दिन तक बच्चा होता है, कितना दिन पे सीज हो जाएगा, उसको कैसे परमानेंट करेंगे, टेम्प्रोरी कैसे करेंगे, ठीक है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है ना, जिसका एड्स वगैरह का नाम सुना होगा, HIV एड्स, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, ये सब क्या होता है, सेक्स से बहुत ज़्यादा फैलता है, इसको हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सबको क्या करेंगे, एक चैप्टर अलग है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके क्या होगा, एक चैप्टर आएगा, ठीक है ना, उसमें क्या होगा ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो यही है तुम लोग का 7, 8, 9 सिस्टम पढ़ाएं, ठीक है। तो इसको पूरा याद रखना है डिटेल्स में, ठीक है। जो भी ऑर्गन बताएं इसको फेयर कॉपी में बढ़िया से लिख लेना है और याद करके कल आना है, ठीक है। सबसे पहले तुमसे पूछेंगे, उसके बाद ही आगे जो पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, याद रहेगा ना। चलो